नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी, जिसमें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी वितान पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का पाठ 2, जिसका नाम है राजस्थान की रजत बूंदे। और आपने देखा कि ये जो हमारा पाठ है, ये जो हमारा चैप्टर है, इसको हमने अपने लास्ट सेशन में ही स्टार्ट कर दिया था और जिसको लिखा गया है अनुपम मिश्र जी द्वारा। तो इस पाठ में हमने अपने लास्ट सेशन में काफी सारी बातें आपको बताई और शुरुआत में तो मैंने ये आपको बताया कि इस पाठ का जो नाम है राजस्थान की रजत बूंदे क्यों रखा गया है। देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि राजस्थान जो है हमारे देश की एक ऐसी जगह है जहां पर जो है बहुत एक तरह से मरुभूमि यानी कि मरुस्थल पाया जाता है, रेगिस्तान जहां पर पाया जाता है। बारिश बहुत कम होती है, पेड़ पौधे हरियाली बहुत ज्यादा कम होती है। और ऐसी जगह पर क्योंकि जहां पर बारिश कम होती है, रेगिस्तान है, तो वहां पर पानी की भी बहुत ज्यादा कमी होती है, क्योंकि जो वर्षा होती है वो भी कम होती है। तो इस कारण से और जो वर्षा का जल होता है वो भी फटाफट से भूमि के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो बहुत ज्यादा वहां पर आपको तालाब या नदियां जो है इस तरह से बहुत ज्यादा नहीं आपको दिखाई देती, इसलिए वनस्पतियां भी वहां पर बहुत कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे मैंने आपको इसके बारे में काफी सारी चीजें बताई। तो यहाँ पर किस तरह से पीने योग्य जल को, क्योंकि जो जो वहाँ के लोग हैं वो कैसे अपने क्योंकि पानी तो है लेकिन अब उसको पीने योग्य कैसे बनाना है, क्योंकि जो वर्षा का जल है वो थोड़ा बहुत जमीन के द्वारा संचित कर लिया जाता है, एक तरह से शोषित कर लिया जाता है। तो उसको कैसे पीने योग्य बनाया जाए वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और इसीलिए यहाँ पर एक काफी टाइम से यानी कि बहुत पुरानी एक जो परंपरा चली आ रही है वो परंपरा है कुएं बनाने की। देखिए, हमारे जो घर के आसपास जब आपने देखा होगा कहीं पर मकान बनता है, घर बनता है, तो या तो फिर वो क्या करते हैं अपना ही ट्यूबवेल बनवा लेते हैं, यानी कि अपना पानी खुदवा लेते हैं या हैंड पंप लगवा लेते हैं या फिर पानी का कनेक्शन ले लेते हैं, जिससे कि पानी की व्यवस्था पूरी हो जाती है, पानी की आपूर्ति हो जाती है। लेकिन राजस्थान में जो है जो पानी की जो एक तरह से पीने योग्य पानी की जो व्यवस्था होती है, अगर वो देखी जाए तो वो कुएं के माध्यम से पूरी होती है। तो जिसको बनाने के लिए भी बहुत ही एक तरह से कुशल जो कारीगर होते हैं, काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिन्हें चेलवांजी यानी कि चेजारो कहा जाता है, कुएं बनाने का काम करते हैं। और यहाँ पर लास्ट सेशन में मैंने आपको कुएं किसे कहते हैं और चिंजारो या चेलवांजी किसे कहते हैं वो भी मैंने यहाँ पर क्लियर किया था। और साथ ही मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि कुएं का निर्माण कैसे किया जाता है और कुएं और कुएं में क्या अंतर है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो हमने यहाँ पर आपको क्लियर किया कि कुआं जो होता है उसका जो व्यास होता है वो बहुत ज्यादा चौड़ा होता है, यानी कि आपने देखा होगा कुआं आपके घर के आसपास भी होगा, जिसमें क्या होता है, कहते हैं ना कुआं खुदवाना। तो जो कुआं होता है उसका जो व्यास होता है काफी ज्यादा चौड़ा होता है और उसमें उसकी जो गहराई होती है वो भी काफी ज्यादा होती है, यानी कि लेकिन जो कुएं होती है उसका व्यास बहुत कम होता है, यानी कि वो छोटे व्यास की होती है, छोटा उसका संकरा व्यास होता है और उसमें केवल इतना स्पेस होता है, इतनी जगह होती है कि एक व्यक्ति अंदर जाकर उसकी खुदाई करता है और वही उसकी चिनाई करता है और बाकी के जो बाहर होते हैं वो उसकी मदद करते हैं। तो किस तरह से कुएं की खुदाई होती है, किस तरह से कुएं बनाई जाती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि किस तरह से लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर छोड़ा था कि कैसे जो प्रकृति है, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि राजस्थान में कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर रेत के नीचे खड़िया पत्थर की प्लेटें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकृति का वरदान है, ये एक प्रकृति के द्वारा दिया गया हमें एक वरदान है कि प्रकृति जिस भी इंसान को, जो भगवान है वो जिस भी इंसान को इस धरती पर भेजते हैं वो उसकी संपूर्ण व्यवस्था करके भेजते हैं कि किस तरह से ये खाना खाएगा, किस तरह से ये पानी पिएगा, किस तरह से इसका रहन सहन होगा, किस तरह से ये एक तरह से जीवन यहाँ पर बिताएगा। तो प्रकृति ने तो हमें बहुत सारी चीजें दी है और
हमें उनका एक तरह से उचित तरीके से उपयोग करना चाहिए, उनका दोहन नहीं करना चाहिए। तो आपने देखा लास्ट सेशन में मैंने आपको यहीं पे ये चैप्टर क्लोज किया था कि आपको प्रकृति किस तरह से जो है बताती है कि आपके पास यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन आपने उसका यूज कैसे करना है ये आपने सोचना है, और साथ ही आपने उसका सदुपयोग करना है, ना कि दुरुपयोग। ठीक है, आप देख रहे हैं कि आजकल हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा जनसंख्या जो है हमारी बढ़ गई है और एकल परिवार बहुत ज्यादा हो गए हैं, पलायन की स्थिति काफी ज्यादा हो गई है। लोग ऐसे जगहों से जो है शहर में रहना पसंद करते हैं, सभी लोग शहर की सुख सुविधाएं अपनाना चाहते हैं। तो एक तरह से जो कृषि योग्य भूमि है उसका ज्यादातर जो प्रयोग किया जा रहा है, अब वो घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, विद्यालय बनाने के लिए, संस्थान बनाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए, ये सारी चीजों के लिए कर दिया जाता है। और उसके बावजूद भी जगह कम हो जाती है और उसके बाद जंगल काट दिए जा रहे हैं, और जिससे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हमें झेलने को मिल रहा है। हमें स्वच्छ वायु नहीं मिल रही है सांस लेने को, हमें भूमि का कटाव झेलना पड़ रहा है, बाढ़ जैसी समस्याएं हमें झेलनी पड़ रही हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने के बाद जो है सहनी पड़ती है। तो देखिए, यही यहाँ पर आपको मैंने बताया है कि प्रकृति जो है किस तरह से हमारे लिए हर चीज बिल्कुल तैयार करके रखती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो खड़िया पत्थर की जो स्लेट होती है, ठीक है, अब देखिए जो वर्षा का जल वहां पर गिरता है, पानी जो वहां पर गिरता है, तो वो बहुत ही जल्दी रेत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। रेत उसको बहुत जल्दी जो है सोख लेती है। अब देखिए, जो जिस रेत के नीचे मिट्टी होगी, तो वो पानी क्या होगा, पहले तो रेत से सोखा जाएगा और फिर नीचे जाकर बिल्कुल मिट्टी में धस जाएगा। लेकिन जहां पर नीचे खड़िया पत्थर की प्लेटें पाई जाएंगी, तो अब पानी नीचे रिस नहीं सकता, और बीच में क्या है, पूरा रेत रेत है, तो पानी ऊपर से जाएगा और रेत के कणों के बीच जो है फंस जाएगा। और उसी को किस तरह से यहाँ पर मॉडिफाई करके, किस तरह से देखिए, किस तरीके से आप देखेंगे, यहाँ पर एक कुएं का दृश्य आपको दिखाया गया है कि कैसे रेत के कणों के बीच में से वो पानी खींच कर लाया जाता है, और एक तरह से वो उसके छन्नी का काम करता है, यानी कि उस पूरे पानी को साफ कर देता है, उस पूरे पानी को छान देता है, और वो पानी शुद्ध, स्वच्छ, पीने योग्य बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रकृति की उदारता पर खड़ी कुएं। जो प्रकृति की उदारता है उस पर खड़ी एक कुएं का दृश्य देखिए यहाँ पर बताया गया है। तो इसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो देखिए, प्रकृति की उदारता पर खड़ी कुएं, तो कहते हैं उस जो जहां पर वर्षा का जो जल होता है, ठीक है, जो ये पट्टी होती है, यहाँ पर जो वर्षा का जल होता है वो गहरे खारे भूजल तक जाकर उसको मिलने से रोकती है ये पट्टी, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। और ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में जो बरसा हुआ पानी होता है वो रेतीली सतह के नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी के रूप में, यानी कि रेत में नमी के रूप में वो अटक जाता है, ठीक है। अब वो इस प्लेट से नीचे नहीं रिस सकता, और यहाँ पूरा रेत है, ठीक है। जब यहाँ पर पानी गिरता है तो वो रेत के अंदर नमी के रूप में जो है रेत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ से नीचे वो रिस नहीं सकता, तो इस बीच वो फंसकर रह जाता है। तो देखिए, कई बार तो क्या होता है कि यहाँ पर तेज पड़ने वाली जो गर्मी होती है वो भाप बनकर उस पानी को अपने साथ उड़ा ले जाती है, और उड़ने की आशंका उठ सकती है। जाहिर सी बात है, वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, और कई बार होता है कि जो रेत है वो बहुत जल्दी सूख जाती है, यानी कि वो जल बहुत जल्दी अवशोषित कर लिया जाता है। पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम आती है। अब देखिए, रेत के कण, देखिए अब ऐसी स्थिति में कि जब प्रकृति द्वारा, क्योंकि वहां पर भी गर्मी होती है और वो अवशोषित हो जाता है जो जल है एक तरह से, तो उसके लिए भी प्रकृति ने इंतजाम किया है। देखिए, मैंने लास्ट सेशन में इसीलिए ये सारी चीजें बताकर आपको छोड़ा था कि कितनी उदार है प्रकृति, कितनी चीजें उसने हमारे लिए दी हैं, लेकिन हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए, ना कि दुरुपयोग। उसका एक तरह से अपने लिए
सही तरीके से उसका प्रयोग करना चाहिए, उसका दोहन नहीं करना चाहिए, अंधाधुंध उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो देखिए रेत के कण, अब देखिए प्रकृति की कौन सी अनोखी उदारता यहाँ पर काम आती है, ध्यान दीजिएगा। रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं, जो रेत के कण होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बारीक होते हैं और वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह दूसरे से चिपकते नहीं हैं। और आपने देखा होगा कि रेत को अगर आप हाथ में लेंगे तो आप उसको फूंक मारकर उड़ा सकते हैं, क्योंकि वो जो कण होते हैं वो एक दूसरे से चिपकते नहीं है। अब एक बार के लिए अगर आप मिट्टी हाथ में लेंगे तो मिट्टी भी उड़ जाएगी, लेकिन मिट्टी के कुछ कण फिर भी आपके हाथ में, आपकी हथेली में रह जाएंगे, क्योंकि कुछ कण आपने देखे होंगे मिट्टी के कैसे रहते हैं, आपस में चिपके हुए रहते हैं। मिट्टी के कण जो है बहुत बारीक होते हैं और वो आपस में चिपके हुए रहते हैं, लेकिन रेत को आप ऐसे करके इस तरह से गिरा सकते हैं और आप उसको फूंक मारकर उड़ा सकते हैं, तो वो एक दूसरे से चिपके नहीं रहते। जहां लगाव है वहां अलगाव भी होता है, यानी कि जहां पर लगाव है, यानी कि जिस तरह से मिट्टी के कण जो है परस्पर चिपकते हैं, वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं और इसीलिए वहां कुछ स्थान जो है खाली छूट जाता है। अब देखिए मान लो इतने सारे मिट्टी के छोटे छोटे कण हैं, ठीक है, इतने सारे मिट्टी के छोटे छोटे कण हैं। अब मान लो ये सब जो है एक दूसरे से अगर चिपक जाते हैं तो फिर कुछ स्पेस जो है इस तरह से छूट जाता है, ठीक है। फिर इधर 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 बहुत सारे मिट्टी के कण आपस में चिपक गए इस तरह से, ठीक है। अब फिर यहाँ पर फिर से एक स्पेस यहाँ पर इस तरह से छूट गया, ठीक है। तो क्या होता है कि जब कण एक दूसरे से चिपकते जाएंगे तो कुछ स्पेस जो है वहां पर छूट जाएगा, जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में, ठीक है, जहां पर दोमट यानी कि दोमट यानी कि दो तरह की जो मिट्टी होती है, दोमट और काली मिट्टी के क्षेत्र में, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण जो है चिपकने लगते हैं। आपने देखा होगा कि कहीं पर बारिश हुई है, ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जमीन पर आप देखेंगे कहीं पर बारिश हुई है और जब बारिश होती है तो सारी मिट्टी जो है बिल्कुल एक जैसी हो जाती है, कीचड़ कीचड़ वहां पर हो जाता है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होता है, बारिश बंद हो जाती है, तेज धूप खिलती है और जब तेज धूप खिलती है पानी सारा अवशोषित हो जाता है और आप देखेंगे कि उस मिट्टी में दरारें पड़ जाती है। वो दरारें क्यों पड़ती हैं? क्योंकि जो मिट्टी के कण होते हैं धूप पड़ने से वो आपस में चिपकने लगते हैं और जिससे कि क्या होता है, उनके बीच का जो स्पेस होता है वो खाली हो जाता है, ठीक है। और धरती में, खेत में, आंगन में दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है। यही चीज यहाँ पर बताया गया है कि वर्षा बंद होने के बाद आपने देखा होगा खेतों में भी इस तरह का होता है, जब खेत में सिंचाई करते हैं, सब बच्चों ने देखा होगा ये चीज, जब खेत में सिंचाई करते हैं, सिंचाई करते वक्त तो पूरा मिट्टी एक जैसा होता है बिल्कुल, लेकिन जब धीरे धीरे खेत का पानी सूख जाता है, धूप पड़ जाती है, तब अगर आप खेत में जाएंगे तो आपको खेत में बीच बीच में दरारें आपको दिखाई देंगी, ठीक है। तो ऐसे में धरती में, खेत में, आंगन में दरारें पड़ जाती है क्योंकि मिट्टी के कण आपस में चिपकने लगते हैं, ठीक है। तो धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी बढ़ते ही वापस वाष्प बनकर वातावरण में लौटने लगती है। अब जो धरती के अंदर पानी गया है, जो जमीन के अंदर पानी जो संचित हुआ है, जमीन के अंदर जो पानी गया है, वो क्या होता है, धीरे धीरे इन दरारों से बिल्कुल अंदर से जब तेज गर्मी पड़ती है तो जमीन के नीचे का पानी भी अवशोषित कर लेती है वो गर्मी, ठीक है ना। सारा जो पानी है जमीन के नीचे का उसको वो अवशोषित करने लगती है और वाष्प बनकर वो वातावरण में उड़ जाता है। आपने पढ़ा होगा, क्लास 11th के बच्चे हैं आप, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया आप सभी ने पढ़ी है। और मुझे लगता है कि हिंदी का अब देखिए हमारे उत्तराखंड बोर्ड में तो हिंदी जो सब्जेक्ट है हमारा वो कंपलसरी है 11th क्लास में, उत्तराखंड बोर्ड में। तो हिंदी और साइंस हम साथ में पढ़ते हैं, तो बच्चों ने साइंस में, और देखिए वाष्पोत्सर्जन तो मुझे लगता है कि हम छोटी क्लासेस में 3rd 4th से ही पढ़ना हम शुरू कर देते हैं। और ये प्रोसेस आप सभी को पता है कि किस तरह से जो है जल का वाष्पीकरण होता है, किस तरह से इसका एक बहुत ही इजी सा एग्जाम्पल होता है जो हम कपड़े धोकर सुखाते हैं, है ना। तो ये सारी
चीजें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आपको ज्यादा समझने में टाइम नहीं लगेगा कि किस तरह से वो जो दरारें जमीन में पड़ जाती हैं, उन दरारों के कारण जो पानी है वो वाष्पीकृत हो जाता है, उसका वाष्पीकरण हो जाता है और यहाँ पर बिखरे रहने में ही संगठन है। लेकिन रेत में जो है बिखरे रहने में ही संगठन है। कई बार होता है ना कि कहते हैं जब बहुत सारे बर्तन जो है एक साथ होते हैं तो वो खड़कते हैं, अगर उन्हें अलग अलग रख दो तो वो शांत रहते हैं। तो हर चीज का एक अलग कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा झगड़ा होकर एक साथ रहने से अच्छा अगर हम अलग अलग रहें तो उससे क्या होगा, परिवारों में शांति बनी रहेगी। ये आपने बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल सुने होंगे कि इससे अच्छा कि हम अलग अलग रहें तो हम हल्ला नहीं करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर यही होता है, आपको भी क्लास में जब आप बहुत ज्यादा बोलते हैं अपने फ्रेंड के साथ तो क्या करती है टीचर, एक को आगे बिठा देती है और एक को पीछे बिठा देती है। तो लेकिन क्या होता है, क्यों बिठाती है, ताकि अगर आप झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं तो फिर उसमें तो क्या है, नुकसान है। लेकिन आप अलग अलग बैठेंगे तो आप दोनों की मित्रता भी बनी रहेगी और झगड़ा भी नहीं होगा और क्लास में हल्ला भी नहीं होगा। तो बिल्कुल वही चीज यहाँ पर है कि यहाँ पर बिखरे रहने में ही संगठन है। यानी कि अगर आप अपने आप को बिखरा कर रखते हैं, फैला कर रखते हैं तो ही आप संगठन में हैं। अब देखिए, जब रेत के कण बिखरे रहेंगे तो ही वो पानी को क्या करेंगे, अपने अंदर खींच के रखेंगे। या मिट्टी के अंदर, मिट्टी जो है अब तभी पानी को अपने अंदर अवशोषित करेगी। अगर वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे तो बीच में दरारें पड़ जाएंगी और पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहा मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। और जो मरुस्थल की भूमि होती है, रेगिस्तान की जो भूमि होती है, वहां पर रेत के कण जो है बिखरे रहते हैं। यहाँ परस्पर अलगाव नहीं, यहाँ परस्पर लगाव नहीं, इसीलिए अलगाव भी नहीं होता। यानी कि यहाँ पर परस्पर लगाव नहीं है, यानी कि ये आपस में जुड़े नहीं है, इसीलिए इनमें अलगाव भी नहीं है। यानी कि इसीलिए ये क्या है, एक तरह से पानी गिरने पर कण थोड़े से भारी हो जाते हैं। यानी कि जब इनके ऊपर पानी गिरता है तो ये थोड़ा सा कण जो है हैवी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं और इससे क्या होता है, पर अपनी जगह को नहीं छोड़ते। ये क्या है, अपनी जगह को नहीं छोड़ते, ये थोड़ा सा भारी जरूर हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। यानी कि रेत जो है कितनी भी, क्योंकि रेत बिखरी हुई है। ठीक है, मैंने कहा ना कि कई बार कुछ अच्छा करने के लिए हमें अलग होना पड़ता है और कई बार मतलब जो बिखरे रहना होता है और कई बार जो है हमें साथ रहना होता है। तो अब देखिए यहाँ पर जो रेत के कण है वो चिपके नहीं है, यानी कि उनमें लगाव नहीं है, तो इसीलिए उनमें कोई अलगाव भी नहीं है। कोई आपका मित्र नहीं है, कोई आपको जानता नहीं है, तो आपकी उससे कोई दुश्मनी भी नहीं है, यानी कि आपकी कोई उससे लेना देना भी नहीं है। ठीक है, तो यही चीजें यहाँ पर है कि किस तरह से देखिए, इसीलिए वो अपनी जगह पर बने रहते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा भारी हो जाते हैं और इसीलिए ये मरुभूमि जो होती है, मरुस्थल की जो भूमि है, वहां पर कभी भी दरारें नहीं पड़ती है। भीतर जो समाया हुआ वर्षा का जल है वो भीतर ही पड़ा रहता है क्योंकि दरारें नहीं पड़ती। देखिए, भीषण गर्मी में कई बार होता है कि वाष्प बनकर जल्दी से वो अवशोषित हो जाता है, लेकिन ज्यादा टाइम तक गीली रहती है रेत मिट्टी की अपेक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली भी करती है। अब एक तरफ जो है, जो नीचे खड़िया पत्थर की जो पट्टी लगी हुई है वो भी उसको सेव करती है, यानी कि उसको नीचे मिट्टी में रिसने से उसको रोकती है। पत्थर से नीचे पानी रिस नहीं सकता, तो वो भी उसकी रक्षा कर रही है। ठीक है, दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का पहरा बैठा हुआ है। ऐसे में ये पट्टी और ये रेत और इसके बीच जो है पानी जो है रेत के कणों के द्वारा अवशोषित करके अंदर एक तरह से संचित हो रखा है। तो इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद में रेत में देखिए, इस हिस्से में इस तरह का जो एरिया होता है, इस तरह का जो हिस्सा होता है, उसमें बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। ठीक है, तो वो क्या करती है, रेत में समा जाती है और नमी में बदल जाती है।
अब यहाँ कुएं बन जाए तो उसका पेट उसकी खाली जगह चारों तरफ से रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। देखिए, तो अगर अब यहाँ पर कुएं बन जाए, अगर ऐसी जगह पर कुएं खोद दी जाए, ठीक है, कुएं कैसे खोदी जाती है वो पूरा हमने लास्ट सेशन में पढ़ा है। तो अगर ऐसी जगह पर एक कुएं बना दी जाए तो क्या होता है कि उसका पेट उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदल देती है। और देखिए, जहां अभी देखिए आपने कुएं के बारे में आधी चीजें पढ़ी है और आधी मैंने आपको बताया कि किस तरह से वो रेत के कणों को अवशोषित करके फिर से बूंदों में बदलती है और किस तरह से वो पानी पीने योग्य होता है, ये चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, जो कुएं होती है फिर उससे क्या होता है कि बूंद बूंद रिसती चली जाती है। उसका चिनाई इस तरह से की जाती है कि रेत के अंदर जो नमी होती है वो बूंद बूंद करके रिसती चली जाती है चारों तरफ से, जो उसकी दीवारें होती है उनसे, और नीचे जो है पानी भर जाता है। ठीक है, पानी जमा होने लग जाता है कुएं में। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। और देखिए, जो खारा पानी का ये सागर है, ऐसे में ये कुएं का पानी अमृत जैसा मीठा पीने योग्य हो जाता है, क्योंकि रेत के कण क्या करते हैं, उसको छानने का काम करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनमें एक तरह से लगाव नहीं होता, तो वो आपस में एक छन्नी का काम करते हैं, यानी कि जितने भी बेकार चीजें होती है वो वहीं फंस जाती है और शुद्ध पानी जो है वो कुएं में छन जाता है। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया। और इस अमृत को पाने के लिए, क्योंकि पहले के समय में लोगों को वहां पर पानी की बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी परेशानियां थी, और इस तरह इस मरुभूमि का जो समाज है, यहाँ पर रेगिस्तान में या राजस्थान में या मरुस्थल में रहने वाले लोग जो हैं, उन्होंने इस पर काफी विचार किया, काफी इस पर मंथन किया, सोच विचार किया कि कैसे एक तरह से उन्होंने कि इस पानी को पीने योग्य बनाया जा सके। ठीक है, अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया। और देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो कुएं का निर्माण देखिए किस तरह से किया गया है। ये देखिए कुएं को दिखाया गया है यहाँ पर, ये बीचों बीच देखिए कुएं खोदी गई है। आप देख सकते हैं कितना छोटा सा व्यास इसका रखा गया है और इतनी पतली सी ये कुएं है, और ये है यहाँ पर नीचे पानी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा है कि खारे पानी के इस सागर में ये अमृत जैसा मीठा पानी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे इन्होंने क्या किया, अपने अनुभवों को, अपने एक्सपीरियंस को। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया कि जो चिंजारो होते हैं या चेलवांजी होते हैं, वो काफी ज्यादा अनुभवी लोग होते हैं, काफी ज्यादा कुशल लोग होते हैं, दक्ष लोग होते हैं इस काम को करने के लिए। ठीक है, अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का एक पूरा शास्त्र उन्होंने विकसित किया। ठीक है, तो इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। और ये जो शास्त्र है, उन्होंने समाज के लिए उपलब्ध पानी, जो समाज के लिए यहाँ पर पानी उपलब्ध है, उसको 3 रूपों में बांटा है। अब देखिए कौन कौन से रूप, ध्यान से दीजिए, ध्यान से सुनिएगा, और इस पाठ के ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, इस पाठ से जुड़ा हुआ ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 3 शब्द आपने याद करने हैं। मैंने कहा कि इस शास्त्र ने समाज के लिए ये उपलब्ध पानी जो है उसको 3 रूपों में बांटा है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए अपनी नोटबुक में, और चाहे तो आप इसको बिल्कुल अपनी बुक में भी आप यहाँ पर इसको एक तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। पालर पानी, दूसरा है आपका पाताल पानी। ठीक है, पहला है पालर पानी, दूसरा है पाताल पानी, और तीसरा है आपका रेजानी पानी। तीसरा है आपका रेजानी पानी। तो ये 3 तरह के अलग अलग रूपों में यहाँ पर बांटा है, और कैसे बांटा है वो मैं आपको बताती हूँ। पहला रूप है पालर पानी। ठीक है, पहला रूप है पालर पानी, यानी कि सीधे बरसात से मिलने वाला पानी।
डायरेक्ट जो हमें बरसात से मिलता है, यानी कि बारिश में हमने तरह तरह के, क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए बहुत अलग अलग तरह के सिस्टम जो है बनाए गए हैं और लोग इसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा एक माध्यम हो सकता है जल संरक्षण का, और साथ ही सदुपयोग का। जो जल जिस तरह से, एक तरह से हमें जरूरत के टाइम पे या कई जगहों पर, भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, तो वहां पर ये बहुत ही अच्छा एक काम कर रहा है ये, कि किस तरह से वर्षा के जल को संरक्षित किया जाता है। और ये भी आपने पढ़ा होगा, ये टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। क्लास 10th में या 9th में आप देखेंगे तो आप लोगों ने ये टॉपिक जरूर पढ़ा होगा कि वर्षा के जल संरक्षण के लिए कौन कौन से जो है चलाए जा रहे हैं अभियान, और उनमें मुख्य क्या है और किस तरह से उसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये पहला रूप है, उसको कहते हैं पालर पानी। ठीक है, पालर पानी जो सीधे बरसात से मिलता है और ये धरातल पर बहता है, इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। ठीक है, अब देखिए जो डायरेक्ट हमें बरसात से मिलता है, आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो तालाब पोखर जो होते हैं वो भर जाते हैं, नदियों में एक्स्ट्रा पानी हो जाता है, ज्यादा पानी आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो हमें बरसात से डायरेक्ट मिल रहा है उसको हम पालर पानी कहते हैं। और यहाँ आदि शब्द में बहुत कुछ छिपा है। ठीक है, आदि में रोका जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो आदि शब्द है ना, यहाँ पर कहा है कि इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। तो ये आदि शब्द देखिए यहाँ लिखा भी है कि यहाँ पर आदि शब्द में बहुत कुछ छिपा है। तो आपको पता है कि वर्षा के जल संरक्षण के लिए, वर्षा जल संरक्षण के लिए कितने सारे उपाय जो है किए जा रहे हैं। तो ये आदि शब्द जो है वही उपायों को यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पूरा विवरण आगे और कहीं मिलेगा। ठीक है, इसका पूरा विवरण आपने पढ़ा है क्योंकि आप क्लास 11th के बच्चे हैं और शायद आगे भी पढ़ेंगे कभी। तो इस तरह से दूसरा पानी का रूप है पाताली पानी, और दूसरा पानी का रूप है पाताली पानी। यह वही भूजल है जो कुओं से निकाला जाता है। अब देखिए यहाँ पर कुइयों की बात नहीं की है, ध्यान दीजिएगा, ये वही पानी है जो कुओं से निकाला जाता है और इसे कहते हैं पाताली पानी। डायरेक्ट धरती के नीचे से जिसको निकाला जाता है, और ये प्रायः खारा भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये कभी कभी खारा भी हो सकता है। तो ये मैं यहाँ पर बता रही हूँ, ये डायरेक्ट धरती से निकाला जाता है, इसको कहते हैं पाताली पानी। ठीक है, उसके बाद देखिए पालर पानी और पाताली पानी। पालर पानी जो कि डायरेक्ट बहता हुआ जल है, जो बारिश हो रही है, नदी, नाले, तालाब, झरने जिसमें ये पानी बह रहा है, या अन्य तरीकों से जो हम पानी इकट्ठा कर रहे हैं वर्षा का, वो है आपका पालर पानी। और जो हम कुओं से पानी निकालते हैं वो है आपका पाताली पानी। इन दोनों के बीच पानी का तीसरा रूप है रेजानी पानी। रेजानी अर्थात, अब देखिए ये राजस्थानी भाषा का एक शब्द है रेजानी पानी। तो रेजानी यानी कि अगर आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे, यानी कि रिसना, धीरे धीरे कहीं से जो है रिस रहा है, धीरे धीरे कहीं से जो है बूंद बूंद करके गिर रहा है, टपक रहा है, तो उसको कहते हैं रेजानी पानी। ये धरातल से नीचे उतरा। अब देखिए ये धरातल से, क्योंकि जब बारिश हुई जमीन पर, भले ही वो रेतीली मिट्टी हो या फिर वो सामान्य मिट्टी हो, जब बारिश हुई जमीन पर तो ये नीचे तक नहीं पहुंचा, यानी कि ये धरातल से नीचे तो उतरा, यानी कि ये जमीन से नीचे तो रिसा, लेकिन पाताल में नहीं मिल पाया। यानी कि जैसे मैंने कहा ना कि बीच में क्या होती है, खड़िया पत्थर की प्लेटें होती है, तो ये जमीन तक यानी कि पाताल तक नहीं रिस पाता है, और इसीलिए ये रेजानी पानी है, और इसीलिए इसको कहते हैं रेजानी पानी। ठीक है, वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है। ठीक है, जब वर्षा के जल को नापा जाता है तो उसको कि इतने इंच या इतने सेंटीमीटर वर्षा हुई, वो नहीं कहा जाता, यहाँ पर कहा जाता है रेजा। ठीक है, रेजा शब्द प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं,
अब रेजा का जो माप है वो धरातल पर कितनी वर्षा हुई वो नहीं बताता, वो क्या बताता है, धरातल में समाई हुई वर्षा को नापता है। यानी कि जमीन पर कितना पानी गिरा उसको नहीं नापता है, बल्कि जमीन ने कितना अवशोषित किया, कितना शोषित किया पानी, उसको नापता है। कितना पानी धरातल में समाया है उसको नापता है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 उंगल भीतर समा जाए, ठीक है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 उंगल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजा कहेंगे, ठीक है। यदि ऐसे 5 उंगलियां जब मिट्टी के अंदर समाई जाए, मिट्टी के अंदर समा जाए, मिट्टी के अंदर धस जाए, तो उस दिन की वर्षा को कहेंगे कि आज 5 अंगुल रेजा वर्षा हुई। क्या कहेंगे, आज 5 अंगुल रेजा वर्षा हुई। यानी कि अगर ये 5 उंगलियां आपकी मिट्टी में धस जाती हैं तो, ठीक है। तो रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है। क्लियर हुआ। रेजानी पानी, देखिए ये मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि कुएं का निर्माण ऐसी ही जगह पर किया जाता है, ऐसी जगह के आसपास किया जाता है जहां पर नीचे खड़िया पत्थर की प्लेट होती है, क्योंकि वो पानी को जमीन के नीचे नहीं रिसने देती, और ये ऊपर बहुत सारा रेता होता है, बहुत सारा रेत होता है, जिससे पानी जो है बीच में ही नमी के रूप में फंसा हुआ रहता है, ठीक है। और इसी को, यही पानी जो है रिस रिस कर फिर कुइयों में आता है, ठीक है। अब देखिए, ऐसी पट्टी के अभाव में, अगर ये पट्टी ना हो नीचे से, तो रेजानी पानी भी धीरे धीरे जाकर पाताली पानी में मिलकर अपने इस विशिष्ट रूप को खो देता है। अगर नीचे प्लेट ना हो खड़िया पत्थर की, तो जो रेजानी पानी है या तो वो वाष्प बनकर उड़ जाएगा बहुत ज्यादा गर्मी जब होगी, और या फिर वो धीरे 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 जमीन के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा और पाताली पानी से मिल जाएगा, ठीक है। और अपने इस विशिष्ट रूप को, कौन सा विशिष्ट रूप, जो एक मिठास, जो एक फ्रेशनेस, जो एक ताजगी उसके अंदर है, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है। यदि किसी जगह पर जो पाताली पानी, देखिए मैंने आपको बताया था ना कि जो कुएं होते हैं उसमें कई बार, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कई बार जो है खारा पानी भी आ जाता है, क्योंकि वो भूजल है, ठीक है। अब देखिए कई बार यहाँ पर क्या होता है कि जब रेजानी पानी पाताली पानी में मिल जाता है, तो क्योंकि पाताली पानी खारा होता है, तो इसीलिए ये रेजानी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है, ठीक है। जिस तरह से समुद्र में, अब आप देखेंगे क्योंकि समुद्र में गंगा नदी का पानी भी जाता है, यमुना नदी का पानी भी जाता है, सारी नदियां जो है जाकर समुद्र में मिलती हैं, तो क्या आप वहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्या आप छांट सकते हो ये गंगा का पानी है या ये यमुना का पानी है या सरयू का पानी है? आप बिल्कुल नहीं छांट सकते, वहां पर आपको पानी खारा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से जब जमीन के द्वारा पानी अवशोषित कर लिया जाता है तो फिर वो खारा ही रहता है, खारा ही हो जाता है, ठीक है। तो काफी सारी अच्छी जानकारियां हमें इस पाठ से मिल रही हैं, काफी इंटरेस्टिंग हमें यहाँ से पाठ में से काफी सारी चीजें पता चल रही हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर जो है समझ भी आ रहा होगा। इसके बाद भी हमारे पाठ में अभी काफी सारी चीजें यहाँ पर शेष हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से इस रेजानी पानी को समेटा जाता है, किस तरह से कुएं, एक तरह से ये विशिष्ट जो कला है कुएं बनाने की, ठीक है, इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुएं बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि इस तरह से रेत के कणों के बीच फंसे हुए पानी को कुएं के रूप में इकट्ठा करना, कुएं में इकट्ठा करना और कुएं का निर्माण इस तरह से करना, तो सचमुच एक विशिष्ट कला है। और आप सोच सकते हैं कि 4-5 हाथ के व्यास की कुएं को 30 से 60-65 हाथ की तक की गहराई तक उतारने वाले चिंजारों कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई मापते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, इसको बिल्कुल सटीक तरीके से बनाते हैं, बहुत ही एक तरह से काफी ज्यादा विशिष्ट काम होता है ये, और इसको काफी विशिष्ट तरीके से किया जाता है। तो इस तरह से हमने
हमने यहाँ पर आज काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं इस पाठ में और साथ ही यहाँ पर देखिए हमने किस तरह से यहाँ पर पानी का अवशोषण होता है रेगिस्तान में, और साथ ही पानी के तो 3 रूप यहाँ पर मुख्य रूप से बताए गए हैं। कौन कौन सा पानी, देखिए ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा पानी है यहाँ पर तीनों जो पानी है उनको आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, उनकी परिभाषा लिखेंगे कि पाताली पानी क्या होता है, रेजानी पानी क्या होता है। ठीक है, तो आप इनको लिखेंगे और इनको याद करके आएंगे और नेक्स्ट सेशन में हम अपने यहाँ पर बाकी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छा लग रहा होगा और काफी सारी जानकारियां भी आपको यहाँ पर मिल रही होंगी। तो इसी तरह क्लास में बने रहिए।